नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल साइंस मंत्रालय पर। मेरा नाम है मयंक और आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं कक्षा 10 विज्ञान के लिए अनसॉल्व पेपर, जिसमें क्वेश्चन नंबर 18 तक हम आसानी से पढ़ चुके हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन एक कृत्रिम पारतंत्र का उदाहरण है? कृत्रिम पारतंत्र से मतलब है कोई ऐसा तंत्र जिसे किसी व्यक्ति ने बनाया हो, किसी मानव ने बनाया हो। ठीक है, अब मानव ने इसमें से कौन कौन से तंत्र बनाए होंगे? घास स्थल, आपने देखा होगा अपने खेतों पर, जंगलों में घास अपने आप ही ग्रो करती है, उसे कोई व्यक्ति वहां जाके लगाकर नहीं आता है, तो ये प्राकृतिक तंत्र का उदाहरण हो गया। अब जंगलों में वन पेड़ पौधे अपने आप ही बड़े होते हैं, अपने आप ही ग्रो करते हैं, अपने आप ही उनमें अंकुरण होता है, तो ये भी प्राकृतिक तंत्र का उदाहरण हो गया। मरुस्थल, आपने देखा होगा मरुस्थल भी अपने आप ही बनते हैं, तो ये भी प्राकृतिक तंत्र का उदाहरण है। मानव निर्मित कृषि भूमि, ये किसी मानव ने किया है, ये किसी पुरुष ने किसी जमीन को ऐसा बनाया है जिस पर कृषि हो सके, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इसे नोट कीजिए, हम अगला क्वेश्चन तैयार करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है? निम्न में से कौन पादप हार्मोन नहीं है? चार ऑप्शंस दे रखे हैं, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, थायरोक्सिन और जिब्रेलिन। इन चार ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन ऐसा है जो पादप हार्मोन नहीं है। सभी ऑप्शंस को देखते हैं। ऑक्सिन, ऑक्सिन एक पादप हार्मोन है जो कोशिकाओं की लंबाई बढ़ाता है, तने के शीर्ष वृद्धि में सहायक है और ये पौधे को प्रकाश की ओर मोड़ने में सहायता करता है, तो ये तो पादप हार्मोन हो गया, तो ये तो हमारा ऑप्शन नहीं होगा। साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन भी एक पादप हार्मोन है जो कोशिका विभाजन को प्रोत्साहित करता है और पत्तियों की वृद्धावस्था को धीमी करता है, यानी पत्तियों को जल्दी नहीं गिरने देता। थायरोक्सिन, थायरोक्सिन एक मानव पशु हार्मोन है जो थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। थायराइड ग्रंथि हमारे गले में पाई जाती है। थायरोक्सिन हार्मोन हमारे शरीर में चयापचय, वृद्धि, ऊर्जा को संतुलित करता है। ठीक है। जिब्रेलिन, हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। आइए अब जिब्रेलिन को देख लेते हैं। जिब्रेलिन भी एक पादप हार्मोन है जो तने की लंबाई बढ़ाता है, बीज अंकुरण में सहायता करता है और फल वृद्धि में सहायक है। ठीक है, आइए एक एक करके सभी को लिख लेते हैं। ऑक्सिन, यह पादप हार्मोन है जो कोशिकाओं की लंबाई बढ़ाता है। की लंबाई बढ़ाता है और तने की शीर्ष वृद्धि में सहायक है। सहायक है, यह हार्मोन पौधों को प्रकाश की ओर मोड़ देता है, प्रकाश की ओर मोड़ने में सहायता करता है, ऐसे लिख लो, प्रकाश की ओर मोड़ने में सहायता करता है। ठीक है, आइए साइटोकाइनिन देख लेते हैं। साइटोकाइनिन यह पादप हार्मोन कोशिकाओं की यह पादप हार्मोन कोशिका विभाजन को प्रोत्साहित करता है
करता है और पत्तियों की वृद्धावस्था को धीमी करता है। अगला ऑप्शन थायरॉक्सिन को देख लेते हैं। थायरॉक्सिन यह एक मानव पशु हार्मोन है। यही ऑप्शन था हमारा आंसर। यह मानव पशु हार्मोन है जो थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। थायराइड ग्रंथि हमारे गले में पाई जाती है, स्रावित होता है। यह शरीर में चयापचय, वृद्धि, ऊर्जा को संतुलित करता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट ऑप्शन जिब्रेलिन। तने की लंबाई बढ़ाता है। जिब्रेलिन यह पादप हार्मोन तने की लंबाई बढ़ाता है और बीज अंकुरण तथा फल वृद्धि में सहायता करता है। फल वृद्धि में सहायक है। आप इन्हें नोट कीजिए, तब तक हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। आइए अब क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। 21 में क्या कह रहा है? एक अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का दोगुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में दिया क्या रखा है? एक अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु, यानी वस्तु की दूरी दे रखी है, यानी दर्पण से वस्तु कितनी दूर रखी है। दर्पण से वस्तु को हम u से लेते हैं, तो u की वैल्यू दे रखी है 25 सेंटीमीटर। दर्पण के सामने वस्तु को हमेशा हम बाईं ओर रखते हैं। बाईं ओर रखेंगे तो वस्तु को नेगेटिव लेंगे, हम ऋणात्मक लेंगे, माइनस में। ठीक है, हमेशा u की वैल्यू ऋणात्मक ही रहेगी। ठीक है, अब आगे देखो, वस्तु का दोगुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक का मतलब है अगर कोई प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है तो वो उल्टा जरूर होगा। ठीक है, जितने भी वास्तविक प्रतिबिंब बनेंगे वो सभी उल्टे ही होते हैं। दोगुना बड़ा का मतलब है ये चाचा जी हैं। ठीक है, इनकी हाइट 3 फीट है। अब दोगुने बड़े कब होंगे? तब जब इनकी हाइट 6 फीट होगी। कितनी होगी? 6 फीट। क्वेश्चन वगैरह दोगुना बड़ा, यानी कोई वस्तु छोटी है तो उससे डबल आकार का उसका प्रतिबिंब बना है। डबल आकार का प्रतिबिंब बना है तो आवर्धन कितना हो जाएगा उसका? 2 हो जाएगा। आवर्धन को हम m से लिखते हैं। दोगुना बड़ा मतलब उससे डबल बना है तो 2। आवर्धन कितना हो जाएगा? 2। अब कह रहा वास्तविक बनाइए। कैसा? वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब कैसे होते हैं? उल्टे, नीचे की तरफ। तो नीचे की तरफ बना है तो इसे भी कैसा लेंगे? माइनस। अगर ये सीधा बनता ऊपर की तरफ तो पॉजिटिव ले लेते, प्लस में होता है। लेकिन वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसे बनेंगे? नीचे की ओर, उल्टे। तो इसीलिए हम इसे कैसा लेंगे फिर? माइनस में। अब क्या कह रहा है? प्रतिबिंब बनता है, दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करो। ठीक है भाई,
फोकस दूरी करते हैं। हम जानते हैं m बराबर माइनस के b बाई यू। फोकस दूरी निकालने के लिए u के साथ हमें b की भी जरूरत पड़ेगी। b का मतलब दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। हमें इसमें बता ही नहीं रखा कि प्रतिबिंब कितनी दूर बना है, तो इससे हम इस फॉर्मूले से पता करेंगे कितनी दूर बना है। m की वैल्यू -2 बराबर b हमें निकालना है, u हमें पता है कितना है -25। 2 बराबर माइनस और माइनस प्लस, b यहाँ 25 भाग कर रहा है, इधर लेके आएंगे बराबर के इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा गुणा। क्या हो जाएगा गुणा बराबर b। 25 दूनी 50 माइनस को 50, यानी b की वैल्यू कितनी निकल आई माइनस के 50। अब दर्पण सूत्र लगा देंगे हम। अब दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र क्या है 1/f माइनस के 1/v प्लस 1/u, ये है हमारा दर्पण सूत्र। अब इसमें f निकालनी है हमें, b हमें पता है -50, u पता है हमें -25। अब आइए करते हैं 1/f, b की वैल्यू कितनी निकली है -50 प्लस 1/u, u की वैल्यू कितनी है -25। 50 और 25 का एलसीएम 50 आ जाएगा। 50 का भाग 50 में क्या बार गया एक बार, 1 का गुणा 1 से करेंगे तो 1, और माइनस इसके आगे पहले से ही है प्लस। माइनस और प्लस क्या हो जाएगा यहाँ माइनस ही हो जाएगा। माइनस 25 का भाग 50 में 2 बार जाएगा, 2 का 1 से गुणा करेंगे तो 2, 1/f। -1 और -2 कितने हो जाएंगे -3/50। क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो ऐसे, 50 का 1 से कराएंगे तो 50, f का -3 से कराएंगे तो -3f। अब f बराबर की दूसरी साइड है तो हमें यहाँ से 3 हटाना पड़ेगा। 3 को क्या करेंगे बराबर की दूसरी तरफ लाएंगे तो ये भाग में आ जाएगा। 50 यहाँ से इधर उठा लाओ, -3, माइनस को ऊपर लगाओ या नीचे लगाओ बात एक ही है, ठीक है। f इसका भाग इसमें दे दो, 16 पॉइंट कुछ आ जाएगा, 16 कितने बचे 2, 16.66 आ जाएगा माइनस में। तो हमें फोकस दूरी पूछी थी, फोकस दूरी हमने निकाल लिया। आप इसे नोट कीजिए, हम अगला क्वेश्चन देखेंगे तब तक। आइए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। इसमें क्या है, संलग्न चित्र में, संलग्न चित्र मतलब वो वाला बना हुआ है, संलग्न चित्र में अपवर्तन कोण तथा माध्यम b का माध्यम a के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। कौन सा माध्यम सघन है और क्यों। पहली बात तो हमें अपवर्तनांक ज्ञात करना है, दूसरा ये पूछ रहा सघन माध्यम कौन सा है, ठीक है। आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहां देखो, इससे पहले चित्र में यह है एंगल I जो हमें क्वेश्चन में 45 डिग्री दे रखा है, यह है एंगल R जो हमें नहीं बता रखा, लेकिन इसके बगल वाला एंगल दे रखा है 30 डिग्री। हमें ये पता है ये पूरा एंगल 90 डिग्री का होता है। कितने का होता है 90 डिग्री का। इसमें से 30 बना रखा है तो ये कितना बचेगा फिर 60 डिग्री। कितना बचेगा ये 60 डिग्री। आइए देखते हैं, दिया है क्या क्या दे रखा है, एंगल I 45 डिग्री, ठीक है, एंगल R 60 डिग्री। अब यहां स्नेल का नियम लग जाएगा, ठीक है। स्नेल का नियम क्या है, साइन I बटे में साइन R बराबर अपवर्तनांक, n का मतलब अपवर्तनांक। साइन I की वैल्यू देखो, साइन I कितना हमारा 45, यहां रखेंगे साइन 45 बटे साइन R कितना है
60, साइन 60 बराबर है। अब हमें साइन 45 की वैल्यू और साइन 60 की वैल्यू क्वेश्चन में ही दे रखी है। ये रही साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2। आइए रखते हैं ना। साइन 45 कितना दे रखा है हमें, साइन 45 दे रखा है 1/√2, तो यहाँ रखेंगे 1/√2 बटे में साइन 60 की वैल्यू √3/2, √3/2 बराबर n। अब देखो इस वाली संख्या में इस संख्या से भाग जा रहा है। अगर ये समझ में ना आ रहा हो तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 1/√2। इस संख्या से भागी तो जा रहा है इसमें, तो यहाँ भाग का चिन्ह लगा लो और इसे लिख दो बराबर n। अब तुम्हें ये पता होगा भाग के चिन्ह को उठाने के लिए हम गुणा का चिन्ह लगाते हैं और संख्याओं को आपस में बदल देते हैं। 1/√2 गुणा का चिन्ह लगा लिया और संख्या आपस में बदल जाएंगे, √3 बराबर n। अब इनका गुणा कर लो, ऊपर कितना हो जाएगा, 2 का गुणा 1 से करेंगे तो 2। अभी इन्हें ऐसे ही रखो, √3 इंटू गुणा भी कर लेंगे तो भी आंसर सेम ही आएगा। अब इधर देखो यहाँ 2 लिखा हुआ है, अगर इसमें से रूट में लिखेंगे तो 2 बार रूट आएगा, √2 और √2। यहाँ देखते हैं, आइए संख्या है हमारे पास 2 बटे में √3 इंटू √2 बराबर अपवर्तनांक। अगर 2 को हमें रूट बनाना है क्योंकि नीचे रूट है, रूट से रूट 1 कट जाएगा। अगर बना लेंगे तो हम इसे रूट बनाओ तो ये पूरा 2 की संख्या पूरी है, तो अगर इसमें रूट बनाएंगे 2 बार रूट बनेगा ऐसे, √2 इंटू √2। अगर इन दोनों का हम गुणा करेंगे तो 2 ही आएगा आपस में बटे में √3 इंटू √2 बराबर है। अब देखो यहाँ एक रूट से एक रूट कट जाएगा, इस रूट से ये रूट कट गया, ऊपर क्या बचा, √2 बटे में √3 बराबर है। यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी अपवर्तनांक हमारा इतना निकला। अगर इसे आप आगे और सॉल्व करना चाहते हैं तो इसकी वैल्यू निकल के आती है 0.816। आप इसे सॉल्व करें ना, ऐसे सॉल्व करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। अब इधर देखो हमने अपवर्तनांक तो निकाल लिया, इसका कितना आया है 0.816, ठीक है। अब आगे कह रहा है कौन सा माध्यम सघन है। अब कौन सा माध्यम सघन है ये हमें चित्र से पता चलेगा। इधर देखो अगर कोई प्रकाश की किरण, ये रेड रेड बनी हुई है, क्या है, ये प्रकाश की किरण है, ठीक है। यहाँ सूरज भी बना लेते हैं छोटा सा, ठीक है, ये सूरज, इसमें से ये प्रकाश की किरण निकल रही है। अब माध्यम ए है और ये माध्यम बी है। अगर कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रही है और वो अभिलंब, ये है अभिलंब, अभिलंब, ठीक है, ये है अभिलंब, अभिलंब से दूर हट रही है। देखो अगर ये नॉर्मली आती तो ऐसे आती, ऐसे निकल जाती, लेकिन ये ऐसे निकली नहीं है, इससे और दूर हो गई है। क्या हो गई है, अभिलंब से और दूर। एक माध्यम से प्रकाश किरण दूसरे माध्यम में एंटर कर रही है और अभिलंब से दूर जा रही है, तो ये दूसरा माध्यम है, ये कैसा विरल है, कैसा विरल, क्योंकि विरल माध्यम में ही प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर जाती है। तो हमें पता चल गया माध्यम भी कौन सा है, विरल है, और माध्यम ये कौन सा हो जाएगा, सघन। तो इसमें क्या कह रहा था, कौन सा माध्यम सघन है। जब माध्यम भी विरल है तो माध्यम ये कैसा हो जाएगा, सघन। तो यहां लिख देंगे माध्यम ए सघन है तथा माध्यम बी विरल, ठीक है। आप इसे नोट कीजिए, तब तक हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 22 का फर्स्ट देखते हैं। इसमें क्या लिखा है, इससे पहले वाला क्वेश्चन 21 का सेकंड था, उसमें 21 में 2 क्वेश्चन दे रखे थे तो वो हमने 22 लिख दिया था, ठीक है, तो आप उसे सही कर लेना। ये 22 का फर्स्ट है, इसमें भी 2 क्वेश्चन दे रखे हैं। आइए इसमें देखते हैं। एक निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित पुस्तक को स्पष्ट पढ़ सकता है। पुस्तक को 25 सेंटीमीटर दूर रखकर पढ़ने के लिए कैसा और कितनी फोकस दूरी का
लेंस अपने चश्मे में प्रयुक्त करना पड़ेगा। ये कह रहा है कोई व्यक्ति की आंखों में निकट दृष्टि दोष है। निकट दृष्टि दोष से मतलब है उसे पास की चीजें तो साफ दिखाई दे रही हैं, दूर की नहीं दे रही हैं। तो ये कह रहा है 20 सेंटीमीटर तक तो वो पास साफ देख सकता है। अगर इससे थोड़ा सा भी आगे गया, क्वेश्चन में 25 सेंटीमीटर दे रखा है, अगर 25 सेंटीमीटर तक दूर गया तो वो इस व्यक्ति को साफ दिखाई नहीं देगा, ठीक है, धुंधला धुंधला सा दिखाई देगा। अब ये क्वेश्चन में कह रहा है हमें 25 सेंटीमीटर की दूरी पर ही कोई ऑब्जेक्ट देखना है, ऑब्जेक्ट देखना है, ठीक है, कोई वस्तु देखनी है। तो हमें अपनी आंखों में कौन सा चश्मा लगाना चाहिए जिससे ये 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी कोई वस्तु हमें साफ दिखाई दे, ठीक है। निकट दृष्टि दोष में हम कौन सा लेंस यूज करेंगे? तो निकट दृष्टि दोष में आप सभी ने पढ़ा होगा, हम अवतल लेंस का यूज करते हैं। तो यहाँ से हमें लेंस तो पता चल रहा है कौन सा है, अवतल लेंस है, ठीक है। अगर यहाँ से भी नहीं पता चल रहा तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तब आपको पता चल जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं, दिया है u की वैल्यू, यानी ऑब्जेक्ट हमने कहाँ रखा है भाई 20 सेंटीमीटर तक तो साफ दिखाई दे रहा है, तो हमें इससे तो कोई मतलब ही नहीं है, साफ दिखाई दे रहा है तो इससे हम क्यों छेड़ेंगे? जो साफ हमें नहीं दिखाई दे रहा है इलाज हम उसका कराएंगे, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट हमने कहाँ रखा है 25 सेंटीमीटर की दूरी पर। अब हमें कोई ऐसा लेंस चाहिए भाई 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस तक हमें ऑब्जेक्ट साफ दिखाई देता है, लेकिन अगर हमने डिस्टेंस बढ़ा दिया 25 सेंटीमीटर कर दिया, ठीक है, ये 25 सेंटीमीटर है और ये 20 सेंटीमीटर है, यहां तक साफ दिखाई दे रहा है। अब ऑब्जेक्ट रख दिया हमने 25 सेंटीमीटर दूर, थोड़ा सा और दूर रख दिया। अब हमें कोई किसी ऐसे लेंस की जरूरत है, यहां रखे किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब वो इस जगह बनाए, कहां बनाए? यहां बनाए, तभी तो हमें दिखाई देगा वो। भाई अवतल लेंस क्या करता है, किसी चीज का आभास ही तो कराता है हमें, तो ये लेंस क्या करेगा 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है तो इसका आभास कराएगा हमें यहाँ कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है। जब यहाँ आभास कराएगा तो ऑब्जेक्ट प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा, यहीं बनेगा। तो हमें बी की भी वैल्यू पता है, भाई किसी ऑब्जेक्ट का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, वो 20 सेंटीमीटर दूरी पर बन रहा है, ठीक है। तो हमें बी की वैल्यू पता है कितनी है 20। अब यहाँ हमें ये भी पता है जो अवतल लेंस है प्रतिबिंब बाईं ओर बनाता है, कहाँ बनाता है, बाईं ओर। अगर बाईं ओर बनाएगा तो प्रतिबिंब की दूरी कैसी लेंगे हम, नेगेटिव, ऋणात्मक लेंगे, और हमारी u की वैल्यू तो हमेशा ही ऋणात्मक होती है, तो इसे तो हमेशा ही हम कैसे लेंगे, ऋणात्मक, ठीक है। अब ये कह रहा है कितनी फोकस दूरी का, अब फोकस दूरी हम यहां से निकाल लेंगे, f की वैल्यू पूछिए, और कौन सा लेंस यूज करेंगे, लेंस की तो हमें पता है निकट दृष्टि दोष में हम अवतल लेंस का यूज करते हैं, ठीक है। आइए सॉल्व करते हैं दर्पण सूत्र से। दर्पण क्यों, लेंस की बात कर रहा है तो लेंस सूत्र से करेंगे, लेंस सूत्र से। लेंस सूत्र क्या है हमारा, दर्पण सूत्र के जैसा ही है, उसमें प्लस आता है और उसमें माइनस हो जाएगा बस, बराबर 1/v माइनस 1/v। दर्पण सूत्र में यहाँ प्लस आता है और लेंस सूत्र में यहाँ माइनस, बस इतनी चेंजेस है इसमें। आइए वैल्यू रखो, बी की वैल्यू अभी हमने निकाली थी माइनस के 20 माइनस, अब u की वैल्यू कैसी है माइनस में, माइनस के 25। आगे सॉल्व करो, 20 और 25 का एलसीएम 100 आ जाएगा, ठीक है। 20 का भाग 100 में क्या बार गया, 5 बार, और माइनस तो यहाँ पहले से ही है, और इसका 1 से गुणा कर देंगे। 20 का भाग 100 में 5 बार, 5 का 1 से गुणा करेंगे तो 5। माइनस और प्लस, माइनस और माइनस कैसे हो जाएंगे, प्लस। 25 का भाग 100 में 4 बार जाएगा, 4 का 1 से गुणा करेंगे तो 4 ही रहेगा, ठीक है। आइए आगे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ 1/f बराबर -4 और +4, 5 में से 4 गए तो 1 बचा, किसका बचेगा, माइनस का, -1, और नीचे कितना है 100। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, 100 का गुणा 1 से करेंगे तो 100 ही रहेगा, बराबर f गुणा -1 से करेंगे तो -f, और माइनस को इधर ले आओ, तो हमें किसी ऐसे लेंस की जरूरत पड़ेगी जिसकी फोकस दूरी
माइनस के 100 सेंटीमीटर है, ठीक है। और लेंस तो हमें पता था कौन सा था, अवतल लेंस, तो यहां लिख देंगे हम 100 सेंटीमीटर के अवतल लेंस का प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहां से लेंस पहचानने के दो तरीके आ गए हमारे पास। पहला तरीका तो यही है कि निकट दृष्टि दोष में हम हमेशा ही अवतल लेंस का यूज करेंगे। अगर ये बात हमें नहीं पता है तो हम यहाँ आएंगे फिर ये देखो, ये एफ की वैल्यू माइनस में 100 आई है, तो एक अवतल लेंस ही है जिसकी फोकस दूरी माइनस में आती है। इसके अलावा एक हमारा उत्तल लेंस है, उसकी फोकस दूरी हमेशा ही प्लस में रहती है। तो जब हमेशा ही प्लस में रहती है तो वो तो होगा नहीं, यहाँ से हम माइनस देख के भी पता कर सकते हैं कौन से लेंस की प्रयोग करेंगे हम, तो हम अवतल लेंस प्रयोग करेंगे क्योंकि इसकी फोकस दूरी हमेशा ही माइनस में आएगी, ठीक है। आप इसे नोट कीजिए, तब तक हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 22 का सेकंड देखते हैं, 22 का सेकंड। इसमें क्या कह रहा है, +20 डायोप्टर क्षमता के लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करो, ठीक है भाई। लेंस की क्षमता कितनी दे रखी है, लेंस की क्षमता जिसे हम P से लिखते हैं, इंग्लिश में पावर बोलते हैं, ये दे रखी है 20 डायोप्टर, ठीक है। अब इसमें हम क्षमता का सूत्र लगा देंगे। क्षमता का सूत्र क्या है, P बराबर 100/F, ठीक है। ये सेंटीमीटर वाला फॉर्मूला है, तो यहाँ रखो P क्षमता कितनी रखी है 20, 100 क्या पूछा, फोकस दूरी पूछी है, तो F की वैल्यू तो पूछी है, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे आसानी से। अब इधर देखो F की वैल्यू निकालनी है, F इधर ले आओ, 20 इधर, F बराबर 100, ये इसके बीच नीचे आ जाएगा, तो F की वैल्यू कितनी निकली 5 सेंटीमीटर, और ये प्लस में आया आंसर, तो प्लस में आएगा मतलब इसमें लेंस कौन सा यूज कर रहा है, ये उत्तल लेंस। किस लेंस की बात करेगा, उत्तल लेंस, क्योंकि पॉजिटिव क्षमता हमेशा उत्तल लेंस की होती है, अगर नेगेटिव होता तो यहाँ अवतल लेंस हो जाता, ठीक है। आप इसे नोट कीजिए, तब तक हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 23 का फर्स्ट देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है, यदि किसी तार को बीच में मोड़कर दोहरा करके एक साथ मरोड़ दिया जाए तो अब उसका प्रतिरोध कितना होगा। भाई इस तार का कोई प्रतिरोध होगा, अब इस तार को बीच में से मोड़ के मरोड़ दिया हमने, तो तब अब उसके बाद पूछ रहा है इसका प्रतिरोध कितना होगा। इधर देखो, ये कोई तार है हमारे पास, ठीक है, इसका कोई प्रतिरोध होगा, प्रतिरोध लिख लेते हैं भाई, R बराबर ρ L/A, ये इसका प्रतिरोध है अब, ठीक है। अब इसका प्रतिरोध ये है। अब क्वेश्चन में कह रहा है यहां से बीच में से मरोड़ कर, अगर मैं इसे और मोटा बनाना चाहूं तो ऐसा बना सकते हैं, ये एक तार है, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है बीच में मोड़कर, यानी मैंने यहां से मोड़ दिया, ये कहां से मोड़ दिया, इस पॉइंट से दोहरा करके एक साथ मोड़ दिया जाए तो अब उसका प्रतिरोध कितना होगा। यहां से मोड़ा, ये वाला हिस्सा उठा के मैंने इधर ही कर दिया ऐसे, भाई इसका तार ऐसा था पहले, ठीक है। अब यहां से मोड़ दिया, इधर ले आया मैं यूं करके, तो ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा ये। अब यहां से देखने की चीज है, भाई तार पहले इतना लंबा था, लंबाई इसकी L थी, अब इसे का ये हमने मोड़ दिया तो इसकी लंबाई कितनी हो गई, आधी हो गई ना पहले से, तो L की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ L की वैल्यू हो जाएगी L/2, ठीक है, लंबाई हो गई आधी। अब देखो, अब यहां देखना, पहले एरिया इतना था, इसका क्षेत्रफल इतना था, ये दिख रहा होगा यहाँ, पहले क्षेत्रफल इतना था। अब ये वाला हिस्सा यहां से मोड़ के यहां लगा दिया हमने, भाई इसकी बराबरी पर लगा दिया, यहाँ पहले क्षेत्रफल इतना, तो इतना इधर है,
तो इधर मोड़ेंगे हम तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पहले भी इतना था और इतना ही और आ गया तो डबल हो गया। फिर तो कैसा हो गया, डबल। तो यहां से हमें ए की वैल्यू भी पता चली, ए कितना है 2a, यानी क्षेत्रफल कैसा हो गया हमारा, डबल हो गया। तो हम आगे फॉर्मूले में रख देंगे, यहां पहले इसका कुछ लिख लेते हैं। किसी तार को बीच से मोड़कर दोहरा करने पर उसकी लंबाई मूल लंबाई की आधी रह जाएगी, मूल लंबाई की आधी, आधी का मतलब l/2 आधी, तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दोगुना हो जाएगा, देखो भाई लंबाई तो आधी हो गई इसकी, भाई यहां से मोड़ के यहां कर दिया हमने। अब इसका क्षेत्रफल भी तो डबल हो गया है, पहले इतना था अब दूसरा हिस्सा और आ गया इसकी तरफ, तो क्षेत्रफल भी डबल हो गया। पहले इसका प्रतिरोध इतना था, अब इसमें कुछ चेंजेस किए तो अब देखते हैं इसका प्रतिरोध कितना आता है। भाई आर रॉ की तो कोई बात नहीं की, जितना पहले था अब भी इतना ही रहेगा, क्योंकि ये तो नियतांक है, इसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती। ठीक है, अब देखो यहां लंबाई थी l और यहां लंबाई कितनी हो गई, l/2 यानी आधी हो गई, l/2। यहां क्षेत्रफल a था, यहां क्षेत्रफल कितना हो गया, डबल हो गया, दोगुना, तो 2a। ठीक है, अब इसे सॉल्व करो, r बराबर रॉ l/2 जिसमें भाग दे रहे हैं हम, इसे यहां समझो ऐसे l/2 बटे में 2a, ये ऐसे लिखा हुआ है। भाई इस वाली संख्या में इससे हम भाग दे रहे हैं तो हम इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं, l/2 भाग 2a, भाग का चिन्ह हटाएंगे हम तो गुणा लगाएंगे, संख्या आपस में बदल जाएंगी। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, l, एक का l से करेंगे तो l ही रहेगा, 2 का 2 से 4 और a यहाँ पहले से ही है तो कितना निकल के आएगा, l/4a। इसका हमने सॉल्व किया तो कितना आया, l/4a। ठीक है, अब इधर देखो, अब यहां से हम कॉमन ले सकते हैं, यहां ले लेते हैं, r बराबर, यहां से एक कॉमन आ जाएगा बाहर, एक, यहां से 4 ले लो और इस सेम संख्या को छोड़ दो यहीं, रॉ l यहां पहले से ही है और a। ये देखो भाई अगर हम इस हिस्से को छुपा लें तो सेम इसके जैसा ही है। अब इसमें 1/4 हो गया, नीचे कितना आ रहा है, 1/4, तो r कितना हो जाएगा हमारा 1/4, यानी 1/4 गुना हो जाएगा। तो प्रतिरोध तो पूछा हमने, उसका प्रतिरोध कितना होगा, 1/4 गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, प्रतिरोध 1/4 गुना हो जाएगा। ठीक है, आप इसे नोट करो, तब तक हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 23 का सेकंड देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है, जब दो प्रतिरोध 3 ओम तथा 5 ओम के हैं, इन्हें किसी सेल से जोड़ने पर कौन सा प्रतिरोध अधिक गर्म होगा यदि इन्हें परस्पर समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ये तो हमें पता ही है, अगर किसी प्रतिरोध को हम समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो उनके सिरों के बीच विभवांतर समान रहेगा। यदि प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा
जाता है तो उनके सिरों के बीच विभवांतर समान रहता है, यानी बी की वैल्यू कभी चेंज नहीं होती। ठीक है, तो यहां से ऊष्मा का सूत्र क्या हो जाएगा, ऊष्मा का सूत्र H बराबर v²T/r, ये है ऊष्मा का सूत्र समांतर क्रम में जोड़ने पर, क्योंकि क्वेश्चन में समांतर क्रम कह रहा है। चूंकि हमें पता है b और t तो समान ही रहेंगे, b की वैल्यू तो कभी चेंज नहीं होती और t तो समान ही लगेगा, क्योंकि b तथा t, b का मतलब है विभवांतर, दोनों प्रतिरोधों के लिए समान है, इसलिए ऊष्मा प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होगी। कैसे, ये देखो B और T तो समान है, इन्हें लेकर क्या करेंगे भाई, अब भी समान है, इसके थोड़ी बार दूसरे को अगर हम 3 ओम के प्रतिरोध से पहले सॉल्व कर रहे हैं, B और T एक जैसे ही हमने ले ली, फिर हम 5 ओम से प्रतिरोध को सॉल्व करेंगे, फिर भी B और T लेना है, जितने हमने पहले वाले में लिए थे इतने ही दूसरे वाले में भी लेने, तो इन्हें लेके करेंगे क्या, कैलकुलेशन ही तो बढ़ा देंगे हमारी, तो इन्हें छोड़ो 1/r। व्युत्क्रमानुपाती का सिंबल ये है। इसका मतलब ये है अगर हम r को बढ़ाएंगे तो h कम हो जाएगा, अगर हम r को कम करेंगे तो h बढ़ जाएगा। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब ये होता है, अगर r की वैल्यू बढ़ाएंगे, जैसे r की वैल्यू मैं सपोज करो 1 ले देता हूँ, r की वैल्यू 1, तो इस पर कोई इफेक्ट पड़ेगा। अब मैंने दोबारा वो करने के लिए r की वैल्यू 3 ले ली, जो पहले वाले से आंसर आया था h की वैल्यू, अब वो उससे कम हो जाएगा। यहां से हमें ये पता चला जितनी r की वैल्यू कम होगी उतनी हीट ज्यादा जनरेट होगी। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जब दो प्रतिरोध 3 ओम तथा 5 ओम के उन्हें किसी सेल से जोड़ने पर कौन सा प्रतिरोध अधिक गर्म होगा। जो प्रतिरोध गर्म होगा उससे तो ऊष्मा ज्यादा निकलेगी। अब कौन सा प्रतिरोध गर्म होगा भाई, जो कम होगा, जिसकी वैल्यू कम होगी, क्योंकि हम R की वैल्यू कम लेंगे तभी तो H ज्यादा आएगी, जब तो हीट ज्यादा निकलेगी। तो कम कौन सा है, 3 ओम का है, तो यहां लिख देंगे हम 3 ओम का प्रतिरोध अधिक गर्म होगा। ठीक है, यदि आप इसे सॉल्व करना चाहते हैं तो सॉल्व भी कर सकते हो इस फॉर्मूले से। B की वैल्यू कोई भी अपने हिसाब से कुछ भी ले लेना, एक ही ले लेना, B की वैल्यू 1, T की वैल्यू भी एक ही ले लेना, तो आप इसे सॉल्व करेंगे ना तो 3 की जो 3 ओम का वाला आंसर होगा वो ज्यादा आएगा। ठीक है, तो आप इसे सॉल्व कर लेना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।